नमस्कार एंड वेलकम। हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में कवर किया था कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर में बन रहा है उसके चालू होने से क्या इम्पैक्ट आएगा रियल एस्टेट मार्केट पे, यमुना एक्सप्रेसवे के क्या फैक्ट्स हैं और क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वहाँ पे। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने भी एक प्लॉट की स्कीम लॉन्च करी थी, वो भी हमने कवर किया था। और हमने अपने चौथे वीडियो में कवर किया था कि रेरा के वो कौन से की सेक्शंस हैं जो हर बायर को मालूम होने चाहिए बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी। करीब 11 सेक्शंस हमने उसमें कवर किए थे। इसके अलावा हमने अपने 5वें वीडियो में कवर किया था कि रेरा के अकॉर्डिंग बैंकिंग को लेकर के क्या डायरेक्शंस दी गई हैं, तो ये हमने कवर कर चुके हैं हम ऑलरेडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये रहेगा कि अगर पोजेशन, जैसे कि हमने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी तो उसकी एक गाइडलाइन होती है कि इसका पोजेशन आएगा, किस समय पे पोजेशन आएगा ये बिल्डर बताता है, एग्रीमेंट पे भी लिखा होता है। लेकिन अगर ये डिले हो रहा है पोजेशन, तो हम आज आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि डिले होने के क्या कारण हो सकते हैं और आपके पास क्या राइट्स हैं अगर ऐसा कोई डिले होता है तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि पोजेशन डिले होने के लिए होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि एक बायर है, वो बायर जो है ईएमआई पे कर रहा है क्योंकि उसने लोन लिया है मान लीजिए प्रॉपर्टी पे, साथ में हो सकता है वो कहीं रेंट पे रह रहा हो, तो ईएमआई का भी बर्डन उसके ऊपर आ गया, रेंट भी वो पे कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा हर इंसान अपना एक शिफ्टिंग का प्लान बना के रखता है, तो वो शिफ्टिंग का प्लान डिले हो जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी ने इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसने कोई ये प्लान किया है कि ये प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है मुझे इस साल में इस महीने में मिल जाएगा, तो उसके बाद मैं इसको रेंट पे चढ़ा दूंगा और वो रेंट पे चढ़ाने के बाद मेरे को एक रेंटल इनकम वहाँ से आती रहेगी, तो ये भी जो है सफ़र करता है। अब कॉजेज़ ऑफ डिले क्या हो सकते हैं? तो कॉजेज़ ऑफ डिले में जो सबसे पहला कॉज होता है वो होता है फंडिंग या कैश फ्लो की प्रॉब्लम उस प्रोजेक्ट में। और ये किस वजह से आती है फंडिंग और कैश फ्लो की प्रॉब्लम? कि पता लगा जी कि फंड्स को डाइवर्ट कर दिया गया किसी और प्रोजेक्ट के अंदर। ऐसा पहले काफ़ी होता था, रेरा आने के बाद बहुत कम हो गया है ये चीज़ें। दूसरा कारण हो सकता है इसी में फंडिंग कैश फ्लो प्रॉब्लम में कि सेल ही नहीं हो रही है यूनिट्स की। तो अगर सेल ही नहीं हो रही है तो फिर पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है तो फिर उसको कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर हायर डेट्स हैं प्रोजेक्ट में, हमने ज़्यादा लोन्स ले लिए हैं, उनकी ईएमआईज़ जानी है, उनका इंटरेस्ट पे करना है हमको, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जो फंडिंग और कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण इसमें आ सकता है वो है स्लो कंस्ट्रक्शन का इशू। कंस्ट्रक्शन ही बहुत स्लो है। क्यों? लेबर की शॉर्टेज हो सकती है, मटेरियल की सप्लाई की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्ट्रैक्टर के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ, ठीक है, या पुअर प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये दूसरा एक बड़ा कारण हो सकता है स्लो कंस्ट्रक्शन। तीसरा बड़ा कारण क्या हो सकता है कि कोई रेगुलेटरी या अप्रूवल में डिले हो रहा है। तो गवर्नमेंट से बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं और रेगुलेटरी चेंजेस भी बीच बीच में होते रहते हैं। तो कोई प्लान अप्रूवल में डिले होना या किसी जो क्लियरेंस है, किसी एनवायरनमेंट का क्लियरेंस है या ऐसा कोई इशू है उसमें डिले होना, फायर डिपार्टमेंट की तरफ से या लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से परमिशन मिलने में डिले होना, तो ये भी कुछ कारण हो सकते हैं और डिले के लिए। इसके अलावा और एक बड़ा कारण हो सकता है लैंड और लीगल प्रॉब्लम्स। तो अगर लैंड टाइटल डिस्प्यूट है कोई, तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। लिटिगेशन है कोई प्रोजेक्ट के अंदर तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लैंड एक्विजिशन में कोई प्रॉब्लम है तो भी डिले हो सकता है, या कोई एनकम्बरेंस या ओनरशिप में कन्फ्लिक्ट है प्रोजेक्ट के तो भी डिले हो सकता है। इसके अलावा और जो बड़ा कारण हो सकता है वो होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी या कोई एक्सटर्नल डिस्रप्शन हो गया है, जैसे कि कोई रेगुलेटरी चेंज आ गया, उसकी वजह से प्लानिंग खराब हो गई, डीमोनेटाइजेशन आ गया था जैसे, या जीएसटी के ट्रांजिशन में इम्पैक्ट्स आए थे, पैंडमिक आ गया कोई, जैसे अभी कोविड-19 आया था, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं जिसमें कि कंस्ट्रक्शन करने में दिक्कत आ रही है, और एनजीटी जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो भी कई बार मौसम को देखते हुए, एक्यूआई इंडेक्स को देखते हुए कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा देता है कुछ समय के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और क्या रीजंस हो सकते हैं डिले के लिए? यूटिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डिलेज हो सकते हैं, बिजली का ना पहुंचना, वाटर सप्लाई का ना पहुंचना, सीवेज का ना बना पाना, रोड कनेक्टिविटी के अप्रूवल्स ना मिलना, एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क जो है वो पेंडिंग रह गया है, तो ये यूटिलिटी और इंफ्रा के डिलेज हो सकते हैं। इसके अलावा
और एक प्रॉब्लम आ सकती है डिले के लिए कि वो है चेंजेस बाय डेवलपर। भाई मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोजेक्ट है, उसको रीडिज़ाइन करना चाहता है डेवलपर, तो उसमें अप्रूवल्स में या और भी जो चीज़ें उसमें लगती हैं उसमें डिले हो सकता है। एडिशनल टावर्स या लेआउट में मॉडिफिकेशन करना चाहता है तो डिले का कारण बन सकता है। एम्यूनिटीज़ बढ़ाना चाहता है प्रोजेक्ट के अंदर, वो भी डिले का कारण बन सकता है। और इसके अलावा खाली ऐसा नहीं है कि डेवलपर की तरफ से, कभी कभी बायर साइड कॉजेज़ भी होते हैं डिले में, जैसे कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ने पेमेंट में डिले कर दिया। अब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स पेमेंट में डिले करेंगे तो कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा नहीं होगा, या बहुत सारे बल्क में कैंसिलेशंस आ गई प्रोजेक्ट को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें जो हो सकती हैं ये डिले का कारण बन सकती हैं। अब क्या करें, व्हाट नाउ? ठीक है, तो इसके लिए हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे रेरा के सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 31। तो सेक्शन 18 क्या कहता है? सेक्शन 18 ये कहता है कि जो प्रमोटर है उसको इंटरेस्ट पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा एलओटी को, जितने पीरियड के लिए वो डिले करेगा। अगर एलओटी ये कहता है कि नहीं जी मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ प्रोजेक्ट में, दो ऑप्शंस हैं, या तो वो कंटिन्यू रखेगा या विड्रॉ करेगा प्रोजेक्ट से। तो अगर वो कंटिन्यू रखना चाहता है तो उस केस में इंटरेस्ट फॉर एवरी डिले मंथ इज़ टू बी पेड बाय प्रमोटर। तो हर महीने जो इंटरेस्ट बनता है डिले का वो पे करना पड़ेगा बायर को। और अगर एलओटी ये कहता है कि भाई मैं तो विड्रॉ कर रहा हूँ प्रोजेक्ट से, मुझे नहीं लेना, मुझे कंटिन्यू नहीं करना, तो उसमें क्या करना होगा, उसमें जो डेवलपर है उससे आप ले सकते हैं कि मैंने जितना पैसा आपको दिया है वो मुझे वापस कीजिए, साथ में मुझे इंटरेस्ट दीजिए, और अगर उसकी वजह से कोई दिक्कत हुई है, कोई परेशानी हुई है और एलओटी ये चाहता है कि मुझे कंपेंसेशन भी मिले, तो वो कंपेंसेशन भी एलओटी क्लेम कर सकता है डेवलपर से। अब ये जो इंटरेस्ट है, क्या इसकी कोई डेफिनेशन है कि भाई ये कितना होगा इंटरेस्ट? तो इसमें एक यूनिफॉर्म चीज़ रखी गई है जिसमें ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई का जो MCLR रेट होता है, MCLR होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। तो ये जो है ये एसबीआई का रेट पकड़ते हैं, इस पर होता और भी बैंकों का है, लेकिन एसबीआई का रेट जो है, जो भी MCLR रेट है वो प्लस, जैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल हैं। अगर हम दिल्ली महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे एसबीआई के MCLR रेट के अलावा 2% और एडिशनल पे करना होता है डेवलपर द्वारा बायर को। और जैसे हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये एसबीआई के MCLR रेट प्लस 1% है। तो ये है हमारा सेक्शन 18। अब दूसरा सेक्शन जो हमारे को जानना ज़रूरी है वो है हमारा सेक्शन 19। सेक्शन 19 में जो है वो है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एलओटी। तो राइट्स क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं? अभी जैसे हमने बताया था पीछे कि डिले के रीजंस हो सकते हैं कि लैंड या लीगल प्रॉब्लम है, कोई और दिक्कत है लैंड में, कंप्लीशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिलेज हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो हर बायर के पास ये राइट है कि वो हर चीज़ की इंफॉर्मेशन डेवलपर से मांगे, उसको वेरीफाई करे, और उसके बेसिस पे वो क्या एमिनिटीज़ दे रहा है, क्या उसके रिलेटेड पेपर्स हैं, वो क्या उसके अंदर जो है फीचर्स दे रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, हर चीज़ को जानने का राइट है बायर के पास, और वो उसको वेरीफाई करने के लिए पेपर्स भी मांग सकता है डेवलपर से। दूसरी चीज़ आती है कि राइट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। तो एक बायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेमेंट टाइमली करे जिस हिसाब से उसने कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान लिया है। अगर डिले होती है तो बायर भी सेम एसबीआई का जो MCLR रेट है प्लस जो भी परसेंटेज है साथ में 1% या 2% वो इंटरेस्ट बायर को पे करना पड़ेगा डेवलपर को। फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन में बायर को पार्टिसिपेट करना होगा। फिजिकल पोजेशन जो है वो टाइमली लेना होगा। कन्वेंस डीड का रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो अपनी प्रॉपर्टी हमने खरीदी है उसका रजिस्ट्री हमें करानी होगी, और मेंटेनेंस चार्जेस का पेमेंट टाइमली करना होगा। तो ये भी जिम्मेदारियां बायर की हैं। ये सेक्शन 19 में आता है। लास्ट जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 31। सेक्शन 31 ये कहता है कि कोई भी अग्रीव्ड एंटिटी है, कोई भी बंदा परेशान है, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे वो एलओटी हो, चाहे वो रियल एस्टेट एजेंट हो, वो फाइल कर सकते हैं रेरा में कंप्लेंट। एक फ़ीस होती है रेरा की कंप्लेंट फाइल करने के लिए, कहीं 5,000 है, कहीं किसी चीज़ के लिए ज़्यादा भी है। तो वो फ़ीस भरनी होगी, और वो फ़ीस भरने के साथ आप एक रेलेवेंट फॉर्म होगा, फॉर्म M आता है जिसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं,
और फॉर्म N आता है जिसमें आप कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो इस रेलेवेंट फॉर्म के साथ कंप्लेंट आपको रेरा में डालनी होगी, जिसकी सुनवाई रेरा में होगी और इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जो भी रेरा का आदेश होगा वो सबके लिए मान्य होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आगे भी हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।